मुन्ना भाई एमबीबीएस, वास्तव, खलनायक और साजन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज देने वाले संजय दत्त उर्फ बाबा। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बर्थ चार्ट का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस करेंगे किस योग की वजह से वो फेमस बॉलीवुड एक्टर बने, किस योग ने उनको इतना नेम फेम दिया, किस योग की वजह से उनकी 3 शादी हुई और 308 गर्लफ्रेंड्स उनकी थी, किस योग की वजह से उन्होंने दुनिया का हर छोटा बड़ा हर खतरनाक नशा चखा, किस योग की वजह से अवैध हथियार रखने के जुर्म में उनको जेल जाना पड़ा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। सबसे पहले बात करेंगे किस योग की वजह से वो बॉलीवुड में आए, किस योग की वजह से उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना, किस योग की वजह से उनको सफलता मिली। संजय दत्त को एक्टिंग विरासत में मिली थी। उनके पिता सुनील दत्त और उनकी माता नरगिस दोनों ही बॉलीवुड में थे, दोनों ही एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए थे। और जब किसी व्यक्ति को कोई गुण, कोई प्रोफेशन विरासत में मिलता है और उस व्यक्ति की अगर कुंडली भी उसको प्रॉमिस कर रही हो, कुंडली भी कह रही हो कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, ये इस प्रोफेशन में जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा नेम फेम अचीव होता है। आप जो बोर्ड पर ये चार्ट देख रहे हैं, ये संजय दत्त जी का बर्थ चार्ट है, जिसको मैं नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से एनालिसिस करने वाला हूं। जब भी मैं आर्टिस्ट योग की बात करता हूं तो प्रीवियस वीडियोस में ही मैंने आपसे बहुत ही बार कहा है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध का संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आर्टिस्ट टैलेंट होता है। जब तक इन चारों ग्रहों का संबंध किसी व्यक्ति की कुंडली में नहीं बनेगा, बहुत ही स्ट्रांगली नहीं बनेगा, ये चारों ग्रह स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक कोई व्यक्ति आर्टिस्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद देखना होता है उस व्यक्ति का दसम भाव और शनि, क्योंकि दसम भाव आपके प्रोफेशन का है और शनि आपके प्रोफेशन का फिक्स कारक है। इन 4 ग्रहों का संबंध जब दसम भाव और शनि से बनेगा तभी कोई व्यक्ति आर्टिस्ट फील्ड में जाएगा, वहां पर एक्टिव होगा। और उसके बाद देखेंगे सफलता के क्या योग होते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत सारे लोग होते हैं मगर सफलता सबको नहीं मिलती। अब आप इस कुंडली में देखेंगे तो चंद्र वृषभ राशि में उचका होकर बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। तो चंद्र के अंदर शुक्र के प्रभाव में, और शुक्र को कला का कारक माना गया है, चंद्र भी आर्ट का कारक है। शुक्र और चंद्र का योग इसी वजह से कला की पराकाष्ठा को शो करता है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में बुध चंद्र की राशि में बैठा है और शुक्र सूर्य की राशि में बैठा है। तो यहां पर चंद्र, शुक्र और सूर्य का परिवर्तन योग है, जिसको कि मालाश्री योग भी कहा जाता है। इसकी बहुत ही डिटेल में मैंने अपने चैनल पर व्याख्या की है, किस तरह से योग बनता है और किस तरह से ये प्रभाव देता है। तो जब इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन होता है तो आप कह सकते हैं कि तीनों ग्रह एक दूसरे पर बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट डालते हैं। तो यहां पर जो पहला योग था, जो मैंने आपसे कहा था कि उस व्यक्ति के चार्ट में जिसको भी आर्टिस्ट प्रोफेशन में जाना है, सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र का संबंध बनना चाहिए, तो वो यहां पर बन जाता है। पहली शर्त यहां पर पूरी होती है। उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि चंद्र यहां उच्च है तो ये भी अपने आप में एक्टिंग जैसे फील्ड में जाने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। अब आप देखेंगे इस कुंडली में दसम भाव का स्वामी चंद्र की राशि में बैठा है और चंद्र के साथ परिवर्तन में है, तो प्रोफेशन का जो कारक है वो भी अपने आप में शो करता है कि ये व्यक्ति एक्टिंग जैसे प्रोफेशन में जा सकता है, आर्टिस्ट नेचर वाला है। उसके बाद आप देखेंगे दसम भाव में खुद से शुक्र बैठा है और यहां पर क्योंकि परिवर्तन है तो चंद्र का और सूर्य का भी प्रभाव आ जाता है, तो प्रोफेशन आर्टिस्ट वाला पूरी तरह से इंडिकेट करता है। किंतु केवल हम योग और दसम भाव से इस चीज को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें शनि को भी देखना होगा। और इस कुंडली में अगर आप शनि देखेंगे तो शनि वक्री है और वक्री होकर वृश्चिक राशि में अपना प्रभाव दे रहा है। और वृश्चिक राशि में जब वो अपना प्रभाव देता है तो चंद्र की सप्तम दृष्टि आती है और शनि जब धनु राशि में होता है तब शनि के त्रिकोण में शुक्र है, परिवर्तन से सूर्य भी आता है और चंद्र का प्रभाव भी आता है। तो शनि के ऊपर भी ये सारे प्रभाव होने से हम मान सकते हैं कि ये जातक एक्टिंग फील्ड में जाएगा। अब उसके बाद शनि के लाभ भाव में क्योंकि गुरु बैठा है, गुरु मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब तक शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सक्सेस अचीव नहीं करेगा। तो इस वजह से इनको इस फील्ड में सक्सेस भी मिलती है।
अब बात आती है किस योग की वजह से इनकी 3 शादी हुई और इनकी 308 गर्लफ्रेंड थी। ये इस कुंडली का मुख्य पॉइंट है। बहुत सारे लोग शायद इसीलिए इस वीडियो को देखें कि किस योग ने इनको 308 गर्लफ्रेंड थी, मल्टीपल रिलेशंस थी। देखिएगा, मल्टीपल रिलेशंस के लिए और 3-3 मैरिजेस के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा है और आज भी कहता हूं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का पीड़ित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र या सप्तमेश पीड़ित नहीं होगा तब तक मल्टीपल मैरिजेस नहीं होंगी, और जब तक मंगल के ऊपर फीमेल प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा तब तक मल्टीपल रिलेशंस नहीं होंगे। सप्तम भाव का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। अब आप इस कुंडली में सबसे पहले देखेंगे तो इस कुंडली में सप्तमेश और पत्नी का नैसर्गिक कारक दोनों ही शुक्र हैं, और शुक्र इस कुंडली में पाप कर्तरी योग में बैठा है। आप देखेंगे शुक्र के एक तरफ राहु है और एक तरफ सूर्य है, और साथ ही साथ शुक्र के मंगल भी है। मंगल अपने आप में एक पापी ग्रह कहा गया है। तो ऐसे में सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक शुक्र दोनों ही बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। तो ये अपने आप में मैरिज ब्रेक या मैरिड लाइफ में किसी ना किसी तरह के इश्यू को इंडिकेट करते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, मगर मल्टीपल रिलेशंस सबके नहीं होते हैं, वो भी इस लेवल पर कि 308 गर्ल्स के साथ इनके रिलेशंस रहे, जो कि इन्होंने खुद एडमिट किया है अपनी बायोग्राफी में। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि मंगल के ऊपर फीमेल्स प्लैनेट का एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट होना चाहिए। अब आप इस कुंडली में अगर देखेंगे तो मंगल बैठा है सिंह राशि में, मंगल के साथ एक फीमेल प्लैनेट बैठा है जो कि है शुक्र, और इस कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है। इस कुंडली की एक और विशेषता आप देखेंगे, इस कुंडली में 1 और 7 का योग बनता है, लग्नेश और सप्तमेश का। लग्नेश और सप्तमेश का योग बहुत ही अच्छी सेक्सुअल डिजायर्स को कई बार शो करता है। अब मंगल के ऊपर एक फीमेल प्लैनेट का प्रभाव है शुक्र का। अब मंगल के अगर आप त्रिकोण में देखेंगे तो यहां पर शनि बैठा है और अकेला बैठा है। शनि क्योंकि नपुंसक ग्रह है, नपुंसक ग्रहों के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नपुंसक ग्रह अकेला बैठा हो मेल चार्ट में, वो फीमेल प्लैनेट की तरह एक्ट करता है। बहुत ही डिटेल में नपुंसक ग्रहों की व्याख्या मैंने अपने चैनल पर की है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मंगल के त्रिकोण में शनि के आ जाने से एक और फीमेल प्लैनेट का प्रभाव मंगल के ऊपर आ जाता है। सप्तम भाव के स्वामी का प्रभाव मंगल के ऊपर हो गया। इस कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है, जो नैसर्गिक सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, उसका प्रभाव हो गया और शनि का प्रभाव हो गया। तो यहां पर अगर देखें तो शुक्र डबल रोल प्ले कर रहा है मल्टीपल रिलेशंस में, क्योंकि इस कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है। अब आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य, चंद्र और शुक्र का परिवर्तन है, और परिवर्तन के कारण चंद्र भी इस योग को ज्वाइन करता है। चंद्र अगेन एक फीमेल प्लैनेट है, मंगल को एक और फीमेल प्लैनेट ज्वाइन करता है। और बुध खुद से एक फीमेल साइन में बैठा है, और आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल के दूसरे भाव में राहु बैठा है। राहु भी अकेला बैठा है और बुध की राशि में बैठा है। बुध की राशि में बैठकर एक फीमेल को ही शो कर रहा है। तो ऐसे में मंगल के ऊपर एक्सट्रीम लेवल पर फीमेल्स प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा है, और शुक्र क्योंकि पीड़ित है तो अपने आप में दोनों चीज यहां पर शो हो रही हैं कि मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यू होंगे और इस पर्सन के मल्टीपल रिलेशंस होंगे। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बहुत सारी वीडियोस में इसको बहुत डिटेल में समझाया, आप अगर वो वीडियोस देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि इन्होंने दुनिया का हर खतरनाक से खतरनाक नशा किया, 1.5 साल तक ये नशा मुक्ति केंद्र में रहे। क्या रीजन है? देखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर नशे में जाता है या किसी ऐसी स्थिति में आता है कि उसको मानसिक विकार हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो उसके चतुर्थ भाव को या चतुर्थ भाव के स्वामी को पीड़ित होना चाहिए, और उसके बाद उस व्यक्ति के चंद्र को भी पीड़ित होना चाहिए। अब आप इस कुंडली में देखेंगे तो चतुर्थ भाव का स्वामी 2 भाव में बैठा है, और 2 भाव में जब वो बैठता है तो डायरेक्टली उसका किसी प्लैनेट से कोई रिलेशन नहीं मिलता, कोई रिलेशन बनता नहीं है, और उसके त्रिकोण में मंगल आ जाता है। तो अगर देखें तो इस कुंडली में कहीं ना कहीं शनि पीड़ित है। अब बात आती है चंद्र की, क्योंकि चंद्र सबसे मुख्य ग्रह है, क्योंकि जब तक आपके मानसिक विचार खराब नहीं होंगे, चंद्र के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे, तब तक कोई व्यक्ति नशा अगर करेगा तो लेवल पर नहीं करेगा कि उसको नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़े, या एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करेगा।
इस कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्र की स्ट्रेंथ सारी की सारी कहानी खोल देती है। आप देखेंगे चंद्र यहां पर अपनी उच्च राशि में बैठा है, मगर चंद्र यहां पर केमुद्रम में है। हालांकि चंद्र का केमुद्रम भंग भी होता है, उससे क्या फायदा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चंद्र यहां पर अपनी उच्च राशि में बैठा है और लगभग केमुद्रम योग में बैठा है, क्योंकि चंद्र से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र से 12 भाव में कोई ग्रह नहीं है, और चंद्र के अगर त्रिकोण में है तो वो है राहु, और राहु भी अपनी उच्च स्थिति में। तो यहां पर दो उच्च ग्रह बन रहे हैं, चंद्र और राहु। चंद्र आपके विचार उच्चता में है, किंतु उच्चता के ग्रह से ही पीड़ित हो जाते हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का बर्थ चार्ट देखेंगे जो कि एक्सट्रीम लेवल पर किसी तरह का नशा करता है, तो उसके चंद्र के ऊपर राहु के प्रभाव होंगे ही होंगे, और चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। चंद्र पीड़ित होगा तभी वो व्यक्ति उस लेवल पर सोच नहीं पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब आप देखेंगे किस तरह से इस कुंडली में चंद्र का केमुद्रम भंग होता है। देखिएगा शनि यहां पर वक्री हो जाता है। शनि जब वक्री होता है तो चंद्र के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालता है, चंद्र का केमुद्रम भंग होता है, जिस वजह से ये उस स्थिति से निकल पाए। 1.5 साल नशा मुक्ति केंद्र में रहे, मगर फिर भी वे वहां से बाहर आ गए, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत हिट मूवीज दी। और अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली में चंद्राधिपति योग भी बनता है। किस तरह से? चंद्राधिपति योग की शर्तें हैं कि चंद्र से 6, 7, 8 भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। हालांकि पूरी तरह से यहां पर सारी शर्तें लागू नहीं होती, फिर भी अगर आप देखेंगे चंद्र से 6ठे भाव में गुरु बैठा है जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है। चंद्र से 8म भाव में शनि बैठा है, जिसको कि कर्म का कारक माना गया है। पाराशरी ज्योतिष कहती है कि शनि एक पापी ग्रह है, किंतु नाड़ी ज्योतिष शनि को पापी ग्रह नहीं मानती। स्टिल अगर हम देखें तो मिक्स इफेक्ट्स हैं, और शनि क्योंकि वक्री होकर चंद्र के 7म भाव पर भी दृष्टि देता है, तो ऐसे में चंद्र का जो केमुद्रम योग था उसको भंग होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और उसके बाद चंद्र के पास अपना उच्च बल भी है। जब किसी ग्रह के पास अपना उच्च बल होता है तो वो कितनी भी पीड़ित अवस्था में क्यों ना हो, अगर उसको कहीं से थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो वो वहां पर अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। तो ये एक बड़ा रीजन था कि वो 1.5 साल नशा मुक्ति केंद्र में रहकर अपनी उस खराब स्थिति से बाहर आ पाए। अब बात आती है कि किस योग की वजह से उनको जेल हुई। इस कुंडली में बंधन योग क्या है, जेल योग क्या है? देखिएगा जेल आपको जब होगी जब आप मुकदमेबाजी में पड़ेंगे या कोई इलीगल एक्टिविटीज करेंगे। इलीगल एक्टिविटीज का, मुकदमेबाजी का जो भाव होता है वो होता है आपका 6 भाव, और जेल का भाव होता है आपका 12 भाव। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 6 और 12 की युति इनके 10म भाव में बनती है, जो कि अपने आप में पहला इंडिकेशन है कि इस कुंडली में जेल योग है। उसके बाद आप देखेंगे लगन मध्य पाप कर्तरी में है। लगन के 12 भाव में गुरु है जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, मगर लगन के 2 भाव में शनि है जो कि पापी ग्रह है। और लगन को कोई बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट नहीं, बहुत स्ट्रांगली कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिलता। तो इस वजह से भी एक रीजन बनता है कि इनको जेल जाना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे 5म भाव में केतु बैठा है, 9वें भाव में सूर्य बैठा है जो अगेन एक पापी ग्रह कहा गया है, 10वें भाव में मंगल बैठा है जो कि अगेन एक पापी ग्रह है, और 11 भाव में राहु बैठा है जो अगेन एक पापी ग्रह है। बंधन योग की जब व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है जब 5म 9वें भाव में पापी ग्रह बैठे हों, या फिर नवमेश, दशमेश और आयुष भाव में अगर पापी ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जेल जाना पड़ता है। तो लगभग जेल योग की सारी शर्तें इनके चार्ट में पूरी हो रही हैं, और 6 और 12 का योग इनके 10वें भाव में बनना एक इसका मुख्य कारण रहा, जिस वजह से इनको जेल जाना पड़ा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इनकी बर्थ चार्ट के अगर हम एनालिसिस डिटेल में करें तो निकल कर आ सकते हैं, जो कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप क्या क्या इनके बर्थ चार्ट से एनालिसिस चाहते हैं, क्या क्या डीप व्याख्या आप चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा किसी अगली वीडियो में इनका बर्थ चार्ट फिर से लूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और बहुत कुछ अभी इनके बर्थ चार्ट से एनालिसिस किया जा सकता है, मगर वो होगा आपकी
अपनी डिमांड पर। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।